हम अपने आज की इस वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा को सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद कि जिनकी बनाई उत्तम व्यवस्थाओं में, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से आज हम सब इस कक्षा में उपस्थित हो पा रहे हैं। आप एक व्यवस्थित और अनुकूल आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी, उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, बाह्य कर्मों को स्थगित करके रखेंगे और जितने समय तक भी यह कक्षा चलेगी, उतने ही समय तक ही अपनी संपूर्ण एकाग्रता को, अपनी सभी आंतरिक वृत्तियों को केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि जिससे हम इस वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ते रहें, सीखते रहें, चिंतन मनन करते रहें और इसे अपने व्यवहार का भी हिस्सा बनाते रहें। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर परम पिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। आर्य जी, आप कक्षा आरंभ कराइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस कक्षा में। वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में हम पीछे से जिस प्रकरण को पढ़ते हुए आ रहे थे, कल तक हमने चतुर्थ प्रकरण को पूरा कर लिया था और 5वां प्रकरण था जो, उसको भी हमने देख लिया था। लेकिन कौन कौन से अक्षर हैं उनको हमने विस्तृत रूप से व्यवहारिक दृष्टि से नहीं देखा था। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लेखनी और संचिका दोनों लेकर के बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो, जिस विषय को मैं आपको केवल बोल करके पढ़ा रहा हूं, इसका कोई भी एक भी सूत्र ऐसा नहीं है या एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बिना बोर्ड के पढ़ाया जा सके। चाहे ब्लैक बोर्ड और चौक हो, चाहे व्हाइट बोर्ड और मार्कर हो, बिना बोर्ड के ये पढ़ाया जाना संभव है ही नहीं, होता ही नहीं है। जब तक आपकी बुद्धि में ये विषय उपस्थित होता ही नहीं है, जब तक अध्यापक अर्थात पढ़ाने वाला आपको लिख करके ना दिखाए और जब तक आप उसको स्वयं रिटर्न ना करें, स्वयं उसको ना लिखें, तब तक आपको विषय स्पष्ट ही नहीं होता। चाहे आप जितना पढ़ लीजिए। मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूं? तो देखो, मैंने जब अपने आचार्यों से पढ़ा तब वे लिख करके उन्होंने पढ़ाया, मैंने स्वयं भी उसके नोट्स बनाए, फिर मैंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की और परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के पश्चात, ये तो मेरी विद्या अर्जन का काल था, उसके पश्चात गुरुकुल में मैंने स्वयं लिख करके पढ़ाया और विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो ये मेरा पढ़ाने का अनुभव, पढ़ने और पढ़ाने दोनों अनुभवों के बाद आज मैं केवल बिना लिखे वर्बली ही पढ़ा देता हूं। चूंकि मुझे अभ्यास बना हुआ है, मेरी बुद्धि में उपस्थित हो जाती है ईश्वर की कृपा से, आपके साथ पूरा पूरा घटित हो जाए, इसकी संभावनाएं पूरी पूरी हो भी सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती हैं और बहुत कम भी हो सकती है। नहीं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता ऐसा तो कहना ठीक नहीं। अस्तु,
पांचवा प्रकरण जिसका नाम था वर्णों के उच्चारण में वायु का ताड़न। ठीक है, कल हमने ये देखा था संस्कृत वाला भाग, तत्र स्पर्श यम वर्ण करो इत्यादि। तो ये हमने कल देखा था। आज मैं आपको वो बताता हूं कि कैसे किसी सूत्र को पढ़ करके समझ करके उसको नोट डाउन कैसे करना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखो इस पुस्तक की जब हमने भूमिका पढ़ी थी तो भूमिका में उन्होंने क्या कहा था, इतना कह दिया है, शेष का अपनी बुद्धि से स्वयं अभ्यास करके सीखते सिखलाते जानते और जनाते जाएं। कहां पर कहा था, जब आपने एक अक्षर के 12 प्रकार से जो स्वरूप पढ़े थे, ठीक है, एक वर्ण के साथ किस प्रकार से 12 प्रकार का प्रयोग होता है, जहां पर आपने वहां पढ़ा था। तो उसके जो नीचे आर्य भाषांतर मिला था वहां पर उन्होंने कहा था कि हमने केवल एक वर्ण के कह दिए हैं, ऐसे ही अन्य वर्णों के भी आप स्वयं की बुद्धि से पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते जाएं। ठीक यही बात सभी सूत्रों और श्लोकों में भी लागू होती है, क्योंकि ये केवल मुख्य बात को कहते हैं। जैसे गणित होता है तो गणित में कोई भी एक सूत्र बता दिया जाता है, अब वो सूत्र उस सूत्र से जो भी प्रश्न हल होते होंगे, केवल एक प्रश्न का हल ही तो समझाते हैं ना अध्यापक, अन्य सभी प्रश्नों का तो अभ्यास हमें स्वयं ही करना होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही। तो इन्होंने एक सूत्र रूप में बता दी बात, मुख्य रूप से एक बात बता दी कि ऐसा है, उसके पश्चात हमें उसका अभ्यास स्वयं ही करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम को लेते हैं, तत्र इसमें स्पर्श यम वर्ण करो। ठीक है, 4 यम। ये इसमें कह रहे हैं वायुरयः पिंडवत् स्थानम अभिपीडयति। कैसे, किसके समान? पिंड कहते हैं गोले को, पिंडवत गोले के समान। और किस कैसे गोले के समान? तो देखो क्या कह रहे हैं, वायुरयः लोहे के गोले के समान। किस किस में? तो देखेंगे ककार से लेकर के मकार पर्यंत 25 वर्ण तो हो गए, ये 4 हो गए यम, 25 और 4 29। इन 29 वर्णों का, अब ये 29 वर्ण है कौन कौन से, आपको वो भेद स्पष्ट करते हैं। तो देखो नोट करो आप सभी, नोट देखो। जैसे क वर्ग है, एक न्यू ले लीजिए। क वर्ग में क ख ग घ और ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ, स्पेस दीजिए, ढ और ण। ट वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ और म। ये जो ककार से लेकर के मकार पर्यंत था ना, उसकी स्थिति समझो कि किसको कहा था इन्होंने, ककार और मकार। ये समस्या क्या थी? तो देखो पहला अक्षर लिखा हुआ है क। हमने बताया था कि संस्कृत में, या यूं कहूं कि जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं इसमें, या व्याकरण में, संस्कृत का जो व्याकरण है, इसमें का को क नहीं बोला जाता, वहां पर ककार ऐसा बोला जाता है ये वही जिसको आप का बोलते हो, संस्कृत में इसको ककार बोला जाता है। तो प्रथम ककार से लेकर के और मकार, पा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, मकार, ये 25 वर्ण होते हैं। इन 25 वर्णों की बात होने की, शॉर्टकट होता है ना, जैसे संक्षेप में बात कहना। तो इन्होंने केवल कह दिया ककार से मकार पर्यंत, का से लेकर के मा तक ये वर्ण, और 4 यम। 4 यम कौन कौन से? तो वो आप उसमें देखेंगे अपनी पुस्तक में। ये देखिए कौन से हैं 4 यम, ये जो दार्जिलिंग ओर है, ह्रस्व, ह्रस्व ग्वांग, दीर्घ अनुनासिक, अनुनासिक और ड़ा।
ये जो 4 अक्षर हैं इनको क्या कहते हैं? यम भी कहते हैं। 25 वो 4 ये। इन 29 वर्णों में वायु का ताड़न कैसा करना है? लोहे के गोले के समान। वायुरयः पिंडवत स्थानम। वायुरयः पिंडवत, रयः अर्थात लोहे के जैसे, स्थानम अभिपीडयति। तो इन 29 वर्णों में आपको किस प्रकार से वायु का ताड़न करना है? अर्थात वायु से धकेलना है, ऐसे समझ सकते हो। जैसे इससे पूर्व वाले प्रकरण में आपने देखा था ना, उसी बात को और स्पष्टता से ये यहां पर बता रहे हैं कि वायु से वर्णों को बाहर की ओर धकेलना। तो कैसे? लोहे के गोले के समान, अर्थात अधिक वायु का प्रयोग होगा, सबसे अधिक वायु का प्रयोग होगा। वायु का जो प्रेशर रहेगा, ऐसे समझिए, यदि आंग्ल भाषा का शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वायु का प्रेशर कैसा रहेगा? थोड़ा अधिक और थोड़ा सा दीर्घ, यानी लॉन्ग, और थोड़ा सा ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य जी, हाँ जी। 4 यम है, इसमें नीचे वाला जो अक्षर है उसका उच्चारण कैसे करते हैं? ये इसका पृथक उच्चारण नहीं होता। यम, यम का किसी का भी पृथक उच्चारण नहीं होता। ये किसी वर्ण के साथ ही जुड़ करके अपने उच्चारण को प्रकाशित कर सकते हैं। इनका पृथक कोई भी उच्चारण नहीं होता। यहां तक कि जो विसर्ग आदि हैं, इनका भी पृथक कोई उच्चारण नहीं होता। किसी वर्ण के साथ ही जुड़ेंगे तब ही इनका उच्चारण संभव है। ठीक है, चाहे वो पद्यमानीय हो, जिह्वामूलीय हो, विसर्ग हो, चाहे अनुस्वार हो, पृथक से ल जैसा लिखा है ना यम में, चौथा अक्षर। अच्छा, उसको आप ला, यानी डा और ला, ये दोनों को मिश्रित करते हुए डकार और लकार, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक साउंड बनेगी ला, ला, ऐसा। उसके लिए आप ऐसा ले सकते हैं, अग्निमीले पुरोहित, ऐसा वहां पर चलता है ना। हाँ जी। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, अंतस्थ वर्ण करो वायुर दारु पिंडवत। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो केवल 4 हैं, य, र, लावा। नोट डाउन कर सकते हैं आप। पहले को लिख करके बता दे तो आपको स्पष्टता हो जाएगी। अब कहीं पर भी जब ऐसा कह दिया जाए ना कि इससे लेकर के इस पर्यंत, तो बीच में जो भी कुछ है उसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपकी एक स्मृति बन गई, यहां से एक वृत्ति आपके चित्त में फीड हो गई है, संग्रहित हो गई है। वो क्या संग्रहित हुई है कि भाई इतने वर्णों में वायु का ताड़न जो प्रकरण था, इतने वर्णों में वायु का ताड़न किसके समान है? लोहे के गोले के समान। वो वर्ण कौन कौन से? तो वो आपने जो लिखा है ना अभी, ये आपकी वृत्ति तैयार हो गई। जब आप कभी भी चाहेंगे कि ये वृत्ति आपको उपस्थित हो, ये विषय आपको उपस्थित हो, अब आपको ये विषय उपस्थित करने में सरलता हो जाएगी। केवल मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, नोट डाउन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जब आप चाहेंगे कि ये विषय आपको उपस्थित हो, आपको उपस्थित होगा ही नहीं। पीछे एक प्रश्न आया था ना, शायद हेमंत जी ने पूछा था कि आचार्य जी कई बार हम कुछ स्मरण करते तो वो स्मरण तो होता ही नहीं उस समय। ठीक है, अस्तु। तो अंतस्थ वर्ण करो वायुर दारु पिंडवत। ठीक है, अंतस्थ जो वर्ण है, य, र, ल, व, केवल इन 4 वर्णों के, इनमें क्या कहा है? काष्ठ के गोले के समान। काष्ठ का गोला अर्थात लकड़ी। तो ऊपर वाले में लोहे का गोला था, लोहे के गोले के समान अर्थात अधिक वायु का ताड़न। इसमें थोड़ा सा कम। प्रथम में उच्च, ऐसे समझो, यदि एक ही पंक्ति में से यदि समझे, जो पहले वाला था लोहे वाला, उसमें उच्च, जो लकड़ी वाला है काष्ठ वाला, इसमें मध्य, मध्यम, और जो ऊन वाला उसमें कैसा है? निम्न। ये शब्द आपके लिए बड़े सटीक रहेंगे। तो इन 4 वर्णों में वायु का ताड़न
काष्ठ के गोले के समान करना चाहिए। और शादी, देखो क्या कह रहे हैं, ऊष्म, ऊष्म को इन्होंने जब इन्होंने आर्य भाषा में इसका अर्थ किया तो शादी लिख दिया, जबकि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, ऊष्म स्वर ऊष्म वर्ण लिखना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, शादी, शकार आदि में है जिनके। तो ये तीनों, ये चारों ऊष्म वर्ण श, श, स और ह तथा 22 स्वर, इसमें भी है ना स्वर वर्ण करो, तो 22 के 22 स्वर, 22 और 4 26। इन 26 वर्णों के उच्चारण में वायु का जो ताड़न है वो ऊन के गोले के समान, अर्थात बिल्कुल निम्न, बहुत कम, बहुत धीमा सा, इतना। क्या कह रहे हैं, समान स्थान में लगा के बोला करें, इस प्रकार ऊपर से नीचे तक की सारी बातों को जोड़ते हुए, चारों प्रकरण को जोड़ते हुए 5वें प्रकरण को इसके साथ ऐड ऑन कर रहे हैं। इस प्रकार जो स्थान, प्रथम प्रकरण, करण, द्वितीय प्रकरण और प्रयत्न 2 ये थे, आभ्यंतर और बाह्य 4 कह चुके हैं, उनका ज्ञान अवश्य करें। तो कैसे करेंगे, तो जो पहले 4 प्रकरण इन्होंने समझाए हैं, उन 4 प्रकरणों को लक्षित करके एक बात यहां पर कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा संक्षेप में ये है। और देखो इसके लिए एक प्रकरण इन्होंने रखा, वायु का ताड़न, स्थानमिदम करणमिदम, वहां पर था ना एक श्लोक जैसा, उसमें। तो ये आपका 5वां प्रकरण पूरा होता है। अब इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, एक बात और कह देता हूं कि 22 स्वर होते कैसे हैं। तो आपने स्वरों की तालिका को यदि अभ्यास नहीं किया है नोट डाउन करके, तो आपको शायद थोड़ी सी कठिनता हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। और यदि आपने अभ्यास किया है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। क्योंकि देखो आकार के 3 भेद, आ ई उ री लृ, केवल लृ के 2 भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है 5 वर्ण हैं, 5 में से लृ के 2 हो गए, बाकी 4 के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से जो वहां पूरी की पूरी गणना थी, उस गणना को इन्होंने क्या कहा है, 22 स्वरों के। अब ऐसा मत समझ लेना कि स्वर 22 प्रकार के होते हैं, स्वर ही 22 होते हैं, ऐसा। यहां से ये लेना कि स्वर ही 22 हैं, जिसको इन्होंने तालिका बना करके समझाया था। ह्रस्व आकार जैसे अ, आ और अ, यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ऐसे ही इकार के 3, ऐसे ही आ ई उ उकार के 3, और ऐसे ही रीकार के 3, लृ के 2। इस प्रकार से जो तालिका इन्होंने बनाई थी, वो उसके आधार पर ये 22 स्वर ये होते हैं और 4 वर्ण ये होते हैं। इन 26 वर्णों के उच्चारण में ऊन के गोले के समान हमें वायु का ताड़न करना चाहिए। ये आपका 5वां प्रकरण पूरा होता है। 5वें प्रकरण में और इससे पूर्व इस पूरे ग्रंथ के अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, यहां तक आपका कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो शीघ्रता से हैंड रेज कीजिए और आपके प्रश्न को लिया जाए। आचार्य जी, 22 प्रकार और 22 स्वर दोनों में क्या भेद है? नहीं 22 नहीं 26 नहीं 22 स्वर बताए ना, तो 22 स्वर 22 प्रकार, इसमें क्या भेद है ये स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, म्यूट कीजिए। आपका प्रश्न मैं स्पष्ट कर देता हूं। आपका प्रश्न ये है, जैसे मैंने कहा कि 22 प्रकार नहीं लेना, 22 लेना है। जैसे मैं कहूं मोहित जी के भीतर 22 गुण हैं, तो मोहित जी का जो यदि मोहित जी नाम के जो व्यक्ति हैं, इनका जो व्यक्तित्व किस प्रकार का है, 22 प्रकार का व्यक्तित्व है। मोहित नाम के जो व्यक्ति है वे 22 नहीं है। बात समझ रहे हैं? मोहित जी में 22 गुण है मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये मोहित जी के व्यक्तित्व के 22 प्रकार है। मोहित जी का 22 प्रकार का व्यक्तित्व है, लेकिन मोहित जी तो एक ही है ना। ठीक ऐसे ही
अब यदि कोई ये मान ले कि जो ये कहा कि मोहित जी के व्यक्तित्व के 22 प्रकार हैं, तो इसका मतलब मोहित जी भी 22 होंगे, ऐसा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या लेंगे, मोहित जी जो हैं वो तो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन इनके अंदर जो 22 गुण हैं वो इनके व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ठीक यहाँ पर प्रकार कहने से यदि 22 प्रकार कह देंगे तो स्वर, एक स्वर के 22 प्रकार माने जाएंगे। जैसे अकार एक वर्ण है, ये एक स्वर है, तो इसके 22 प्रकार, और कुल वर्णों की संख्या फिर उनको 22 से गुणा करेंगे तो कितनी अधिक संख्या हो जाएगी। और जबकि हमारे कुल वर्ण कितने, वर्णास 63, आपने पढ़ा था पीछे, कुल वर्णों की संख्या है 63। ठीक है जी। तो यहाँ पर 22 स्वर और 22 प्रकार कहने का ये तात्पर्य है। स्पष्ट है माता जी? नहीं, अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ। फिर से बताते हैं। 22 स्वर कहने से केवल 22 होंगे, केवल 22। 22 मतलब केवल 20 जमा 2, केवल 22। और यदि 22 प्रकार कहें तो इनकी संख्या कितनी भी जा सकती है, कम से कम 22 से तो अधिक ही रहेगी। समझ रहे हैं? मान लीजिए, चलो आपको दूसरी प्रकार से समझाता हूं। मान लीजिए कह दिया कि भाई चित्त की 5 भूमियां हैं, ठीक है। चित्त की 5 भूमि में से जो एक भूमि है, इस एक भूमि में इस प्रकार की वृत्तियां होती हैं। अब इस प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ऐसा कहने से क्या अर्थ निकलता है, अर्थापत्ति क्या आती है कि वृत्तियां कितनी भी हो सकती है लेकिन प्रकार ये होंगे। बात समझ रहे हैं? थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गई है अभी तक तो। चलिए कोई बात नहीं, तो आप हमें व्यक्तिगत फोन कर लीजिएगा, हम आपको स्पष्ट कर देंगे। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। आइए छठे प्रकरण को आरंभ करते हैं। हमारे पास 2 मिनट शेष हैं, देख लेते हैं इसको भी। अथ षष्ठम प्रकरणम। जी गोविंद। अच्छा जी, जो 12 प्रकार से लिखते हैं उसमें मतलब अड़ा वाले शब्द को कैसे लिखते हैं, जो मतलब जो आता है गांव वाला सबसे लास्ट में आता है। अच्छा, नहीं मोहित जी भाई को लिख करके दिखाइए, दकार दिखा दीजिए इनको लिख करके, कावर का पंचम अक्षर इस प्रकार से लिखते हैं। आपको संदेह इसलिए होता है कई बार, देखो जो डकार है वो भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन डकार में कई बार आपको इस प्रकार से मिल जाता है नीचे। गकार में क्या होता है, देखिए इस प्रकार से ये हो गया, और गकार में यहां पर एक बिंदु मिलता है, ये ग है, का वर्ग का 5वां जो अक्षर है ग। और डा जो है वो हमें 2 प्रकार से मिलता है, एक तो केवल ऐसे भी मिलता है और एक इस प्रकार से मिलता है, नीचे बिंदु भी लगा मिलता है इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है जी? जी आचार्य जी। जो नीचे बिंदु है इसको अड़ा नहीं बोलते। वैसे ये कहाँ की कल्पना है और वो कैसे हैं, वो जा को जा बोलते हैं, ये कहाँ से है, मेरी तो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। और आपके यदि संज्ञान में कुछ है तो वो आप देख सकते हैं कहीं पर। तो जाके नीचे भी रुकिए, जाके नीचे भी ऐसे ही बिंदी लगा देते हैं। ऐसे कई वर्ण हैं जिनके नीचे एक बिंदी लगाते हैं। पूरे संस्कृत वाङ्मय में मैंने अभी तक कहीं पर भी एक भी प्रयोग ऐसा नहीं मिला। और कहीं पर भी यदि ध्वनि विज्ञान की बात करूं, यदि स्वरों की बात करूं, तो कहीं पर भी स्वरों में भी मैंने ये नहीं पढ़ा। ये देन है फारसी की। फारसी में वो अलिफ बेते से और वो आगे की जो उनकी चीजें चलती हैं, तो वहां पर वो जा हो जाता, जल जला बोलते हैं। जैसे वो एक शब्द है ना, जल जला, हमारी भाषा में संस्कृत की दृष्टि से इसका उच्चारण होगा जल जला, लेकिन वो जल जला ना बोल करके वो जल जला ऐसा बोलते हैं, और वो इसको भाषा की लयात्मकता बताते हैं।
तो यदि आपको उनकी भाषा की ये लयात्मकता प्रिय है तो आप इसको जा भी बोल सकते हैं और डा भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक है। मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा नहीं। प्रश्न करूं? जी, जैसे ये घड़ा बोलते हैं, बड़ा घड़ा, तो यही वाला डा नहीं बोलते? नहीं, वो डकार है, वो सीधे सीधे डकार, हड़ा। जिह्वा जैसे नकार में ऊपर को जाकर के टावर्ग के वर्णों में जिस प्रकार से जिह्वा ऊपर जाकर के नीचे आती है, उस प्रकार से नहीं। भाषा में ड ठ ड ढ। अब जब डा बोलते हैं तो वहां पर एक स्पष्ट है, स्पष्टता है और जिह्वा टच वहीं पर कर रही है, लेकिन स्थिरता है। और जब ये जा, अब इसमें वायु का ताड़न बदल जाता है। जैसे मैं जा वर्ण की बात करूं, जकार की, तो जकार को जब हम बोलते हैं म्यूट कर लिया करें प्रश्न करके, ये आप स्वयं ध्यान रखा करें। ज वर्ण की यदि मैं बात करूं तो हमारी अपनी जो भाषा है संस्कृत व्याकरण, इसके अनुसार ज का मतलब जकार। लेकिन जिस जैसा प्रश्न आप कर रही हैं, इसके अनुसार इसका क्या होगा? जा। अब ये जो सा निकल रहा है, ये जिह्वा और वायु के ताड़न को देखेंगे, स्थान देखेंगे, कई सारी चीजें बदल जाएंगी। जो एक निर्धारण हमने स्थान प्रकरण में किया है, जो करण प्रकरण में किया है, तो कई सारी चीजें बदल जाएंगी। स्पष्ट है? हाँ जी, ये तो जा वाला तो स्पष्ट है, लेकिन ये अड़ा वाला, ये इसको अभी हमने 63 वर्णों में नहीं पढ़ा, तो ये वाला अड़ा कहाँ से आया? ये वाला भी अड़ा जो पढ़ाई शिक्षा में होता है ना, कि विद्या पढ़ाई जाती है, वो भी ढक्कन के नीचे बिंदी होती है, तो वो भी ढकार के नीचे, तो ये भी कैसे आए? ये भी हमने नहीं पढ़ा 63 वर्णों के बीच में। ठीक है, चलिए, वैसे आपने प्रश्न किया, ये अति प्रश्न में आता है, फिर भी मैंने जो ये बताया था, ये वर्ण इसलिए बताया था कि वर्तमान प्रचलन में, और हम वर्तमान चीजों को भी एक साथ जोड़ने का, कि भाई देखो वर्तमान प्रचलन में ये भी आपको मिलेगा। मैंने केवल इस दृष्टि से ये कहा था कि डकार आपको ऐसे भी मिलता है और ऐसे भी मिलता है। चलिए आचार्य, एक और प्रश्न था हमारा। जी, पूछिए। आचार्य, इसको जो गकार है, जो इसको सबसे 12वां नंबर का, उसको कैसे लिखेंगे विसर्ग के साथ? अच्छा, जो कावर्ण है, कावर्ण के साथ में जो विसर्ग, उसको कैसे लिखेंगे? ये जी आचार्य, यही वाला गकार वाला। अच्छा, ठीक, ये करके कहते हैं। ये देख रहे हैं गौरव जी? जी आचार्य। एक तो इसका ये स्वरूप है, अधिकांश जब आप मोबाइल से लिखेंगे तो आपको ऐसा भी मिलेगा प्रयोग। एक तो ये है, और एक क्या होता है, जैसे गकार के नीचे हमने जहां पर हलंत लगाया है ना, इसी हलंत के नीचे हलंत ना लगा करके का वर्ण को इसी के नीचे जोड़ देते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। जैसे द्वारा, एक शब्द मिलता है ना आपको, द्वारा, सिद्ध, इस प्रकार से। अंग, जहां पर आप देखेंगे तो अंग, अंक, ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलते हैं। तो दो प्रकार से लिखा जाता है। पृथक पृथक समझने के लिए बिल्कुल स्पष्टता से ऐसे भी लिख सकते हैं, पंक्ति। अच्छा, ये ककार भी आधा है भाई, ककार में हलंत लगेगा, पंक्ति ऐसा नहीं होता, ये पंक्ति हो गया, तो पंक्ति होता है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है जी। ऐसे ही पंकज। ये वाला जो ंगा है, ये कवर्ग का पंचम अक्षर नहीं है? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से कहिए। जो पंक्ति, जो ये ंगा है, ये कवर्ग का पंचम अक्षर नहीं है? हाँ, पंचम ही है। और पहले आपने बताया कि ये डकार बताया था, वो तो अनुनासिक हो गया ना, पंचम अक्षर तो। नहीं, आप शायद ठीक से नहीं सुन पाए। मैंने डकार को नहीं बताया था, मैंने ये कहा था कि कावर का जो, म्यूट कीजिए,
आप में से कोई भी अनम्यूट है कृपया म्यूट कर लीजिए। आप स्वयं थोड़ा सा अनुशासन रखें। मैंने ये कहा था एकाग्रता से यदि आप सुनेंगे तो आपको संशय नहीं होगा। एक एक टॉपिक पर मैं बड़ी विस्तृत चर्चा रखता हूं, बहुत स्पष्टता से रखता हूं। यदि आपका ध्यान कहीं भटका है ना, तभी आपका ये आ रहा है जो अभी आ रहा है। यदि आप एकाग्र हैं और कक्षा में आरंभिक समय से और अंतिम समय तक हैं तो आपका ये नहीं आएगा। प्रायः कभी कभी ध्यान इधर उधर हो सकता है, तो ये प्रयास कीजिए। दूसरा, मैंने ये कहा था कि जैसे इसके समान आपको 2 वर्ण मिलते हैं। का वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो होता है गकार। तो गकार को लिखते हैं इस प्रकार से, यानी उसके मध्य, उसके नीचे बिंदु नहीं लगाते, जो एक अंक बिंदु जैसा होता है वो उसके मध्य में लगाते हैं। और ये जो डकार है, डकार में एक तो सिंपल भी डकार मिलता है, ये जो मैंने लिखा है बीच वाला, और सबसे नीचे जो लिखा है मैंने कहा डकार एक ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी हमें मिलता है। मैंने ये कहा वर्ण की दृष्टि से, वर्णों की समानता की दृष्टि से मैंने यहां पर लिख करके बताया था। मैंने ये नहीं कहा कि ये उसका है वो उसका। केवल मेरा यहाँ पर जो प्रश्न था गौरव जी का, वो प्रश्न उनका गकार को लेकर के था। का वर्ग का जो 5वां अक्षर है, डकार को लेकर के उनका कोई प्रश्न है ही नहीं। मैंने तो आप लोगों की सुलभता के लिए कहा था कि जैसे ये वर्ण है इसी के समान एक और वर्ण आपको मिलता है, वो है डकार। तो इन दोनों में अंतर क्या लेंगे आप? कहां पर डकार है और कहां पर गकार है, इसका स्पष्टीकरण होगा कैसे आपको? इसको केंद्रित करके मैंने ये चर्चा रखी। ठीक है, चलिए आज 10 मिनट अधिक हो गए हैं, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल 6ठे प्रकरण के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद।